नमस्कार छात्रों, आपका स्वागत है आज के व्याख्यान में। आज हम जैव प्रक्रम पाठ का 5वां भाग पढ़ने वाले हैं, जिसमें हम एनसीईआरटी के अनुच्छेद 5.3 को विस्तार में समझेंगे। यह रहा अस्वीकरण। अब जानते हैं हम आज के व्याख्यान के सीखने के उद्देश्यों के बारे में। तो आइए आज के सीखने के उद्देश्यों का अवलोकन करते हैं। सर्वप्रथम ग्लूकोज के पाइरुवेट में विअनुभागन की प्रक्रिया को समझना, विअनुभागन की प्रक्रिया को समझना और इसके पश्चात वायवीय तथा अवायवीय श्वसनों पथों के माध्यम से इसमें होने वाले आगामी परिवर्तनों का अध्ययन करना। फिर यह जानना कि कोशिकीय श्वसन किस प्रकार एटीपी उत्पन्न करता है ताकि कोशिकीय गतिविधियों को ऊर्जा मिल सके और वायवीय तथा अवायवीय प्रक्रियाओं के बीच ऊर्जा के मुक्त होने के अंतरों को पहचाना जा सके। और फिर हम जानेंगे कि पौधों में गैस विनिमय के तंत्रों की पहचान किस तरीके से हो सकती है, जिसमें विशरण प्रक्रिया के दौरान रंध्रों और अंतःकोशिकीय स्थानों की भूमिका सम्मिलित है। स्थलीय जीवों में कुशल गैस विनिमय हेतु श्वसन अंगों के सतह क्षेत्रफल को अधिकतम करने के लिए हुए अनुकूलनों की पहचान करता है। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं आज की अनुक्रमणिका। तो यह है अनुक्रमणिका। सबसे पहले हम जानेंगे श्वसन के बारे में, जो कि आपका एनसीईआरटी का अनुच्छेद 5.3 है। फिर हम जानेंगे या पढ़ेंगे क्रियाकलाप 5.5, फिर क्रियाकलाप 5.6 और इसके बाद सारांश में हम आज के व्याख्यान को समझेंगे। इसके बाद आपको कुछ मुख्य बिंदु बताई जाएंगी तथा आप एनसीईआरटी के पाठ्यगत प्रश्न पढ़ाए जाएंगे और आपको कुछ रोचक प्रश्न दिए जाएंगे जो कि आप हल करेंगे खुद से, ताकि आपको इस व्याख्यान की पूर्ण तरीके से जानकारी हासिल हो सके। तो ये शुरू करते हैं हम आज का व्याख्यान, जिसमें सबसे पहले श्वसन का परिचय देंगे। तो अब हम श्वसन के बारे में जानते हैं। सबसे पहले अगर हम इसकी परिभाषा देखें तो यह लिखा हुआ है कि कोशिकाओं में ऊर्जा को एटीपी यानी कि एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट के रूप में, यह इसका इंग्लिश से ट से यानी कि तीन फॉस्फेटिक ग्रुप यहाँ पे प्रेजेंट है, तो अंग्रेजी में भी इसको हम एटीपी ही बोलते हैं और वहां पर भी इसकी जो फुल फॉर्म होती है वो हम क्या बोलेंगे, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। देखिए यहाँ पर जो एटीपी है उसको हमने उसको हम ऊर्जा के एक तरीके से जानते हैं। अब देखिए कोशिकाओं में ऊर्जा को एटीपी के रूप में मुक्त करने के लिए ग्लूकोज को तोड़ने की जैव रासायनिक प्रक्रिया, यानी कि कोशिकाओं में ग्लूकोज को तोड़ने की रासायनिक प्रक्रिया ऊर्जा को एटीपी के रूप में मुक्त करती है। अब हम श्वसन के प्रकार के बारे में जाने तो यह 2 प्रकार का होता है, वायवीय और अवायवीय। यहाँ पर आप ये आरेख देख सकते हैं जहां पर आपको दिखाया गया है कि इसके 2 प्रकार हैं। अब जो अवायवीय श्वसन है वह 3 प्रकार का होता है। सबसे पहले अल्कोहलिक किण्वन, दूसरा लैक्टिक अम्ल किण्वन और तीसरा मिश्रित अम्ल किण्वन। तो इस चित्र के माध्यम से आपकी अवधारणाएं और भी स्पष्ट हो जाएंगी और आप अतः भली भांति से समझ पाएंगे। आगे बढ़ते हैं और इन्हीं श्वसन के प्रकार के बारे में विस्तार में जानते हैं। तो देखिए यहाँ पर आप देखेंगे कि ऑक्सीजन की आवश्यकता वायवीय श्वसन केवल ऑक्सीजन की उपस्थिति में संपन्न होते हैं तथा अवायवीय श्वसन ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में होते हैं। दूसरे बिंदु की बात करें तो ग्लूकोज का विअनुभागन, तो यहाँ पर क्या होगा, ग्लूकोज का कार्बन डाइऑक्साइड और पानी में पूर्ण ऑक्सीकरण। इसके विपरीत अवायवीय श्वसन में ग्लूकोज का आंशिक विअनुभागन ही हो पाता है। अगर हम ऊर्जा की प्राप्ति की बात करें जो कि एटीपी के फॉर्म में होता है, तो ऊर्जा उत्पादन की दृष्टि से वायवीय श्वसन अधिक कुशल है, क्योंकि इसमें प्रति ग्लूकोज अणु लगभग 36 से 38 एटीपी ऊर्जा मुक्त होती है तथा अवायवीय श्वसन में बहुत कम ऊर्जा यानी कि मात्र 2 एटीपी प्राप्त होती है। जीवों में उपस्थित वायवीय श्वसन अधिकांश जंतुओं, उच्च पादपों और सूक्ष्म जीवों में पाया जाता है। अवायवीय श्वसन मुख्य रूप से खमीर,
कुछ जीवाणुओं और अत्यधिक व्यायाम के समय जंतुओं की पेशी कोशिकाओं में होता है। वही हम उपोत्पाद की बात करें तो वायवीय श्वसन के अंतिम उत्पाद कार्बन डाइऑक्साइड और जल होते हैं, जबकि अवायवीय श्वसन में जंतुओं के भीतर लैक्टिक अम्ल बनता है, जबकि खमीर जैसे कोशिकाओं में इथेनॉल और कार्बन डाइऑक्साइड का निर्माण होता है। अब आगे बढ़ते हैं और सबसे पहले हम श्वसन का पहला चरण जानते हैं, जो कि होता है आपका ग्लाइकोलिसिस। अब देखिए, जो ग्लाइकोलिसिस होता है वो कोशिका द्रव्य में होता है, यानी कि कोशिकीय श्वसन की प्रथम अवस्था जिसे ग्लाइकोलिसिस के नाम से जाना जाता है, कोशिका द्रव्य में पूर्ण होती है। कोशिका द्रव्य वस्तुतः कोशिका का वह तरल भाग है जिसमें अनेक जैव रासायनिक क्रियाएं अनवरत चलती रहती हैं। यह महत्वपूर्ण प्रक्रिया, अगर हम बात करेंगे किस तरीके से और कहाँ होती है, वो अभी हम आगे जानेंगे। तो देखिए, अभी हमने क्या जाना कि कोशिका द्रव्य में ग्लाइकोलिसिस होता है। यहाँ पर प्रथम चरण में ग्लाइकोलिसिस में ग्लूकोज, जो कि एक 6 कार्बन का अणु होता है, वह टूटकर पायरुवेट, जो कि 3 कार्बन का अणु है, उसके 2 अणुओं में बदल जाता है। इसके बाद अगर हम जाने एक रोचक बात में, तो वो यह है कि ग्लाइकोलिसिस के बाद आगे क्या होता है। तो देखिए, बाद का मार्ग ऑक्सीजन की उपलब्धता पर निर्भर करता है, यानी कि यदि ऑक्सीजन उपस्थित है तो प्रक्रिया आगे वायवीय श्वसन की ओर अग्रसर होगी, और यदि ऑक्सीजन नहीं है तो किण्वन या अवायवीय श्वसन मार्ग का अनुसरण किया जाएगा। कोशिकीय श्वसन की इस प्रक्रिया में ऊर्जा का उत्पादन भी होता है। ग्लाइकोलिसिस के समापन तक कोशिका को शुद्ध 2 एटीपी अणु प्राप्त होते हैं, जिन्हें कोशिका की ऊर्जा मुद्रा भी कहा जाता है। इसके अतिरिक्त यहाँ पर 2 NADH अणु भी बनते हैं, जो बाद में इलेक्ट्रॉन परिवहन श्रृंखला के माध्यम से और अधिक ऊर्जा प्राप्त करने में सहायक होते हैं। अतः यह चरण वास्तव में कोशिका के लिए एक ऊर्जा लाभ का महत्वपूर्ण भाग है। अब अगर हम बात करें कि ग्लाइकोलिसिस की इस प्रक्रिया के लिए ऑक्सीजन की आवश्यकता नहीं होती है, इसका तात्पर्य यह है कि यह उपापचयी मार्ग पृथ्वी के प्रत्येक जीव, चाहे वह वायवीय हो या वह अवायवीय हो, उसमें संपन्न हो सकता है। इसी कारण इस चरण को सार्वभौमिक पथ कहा जाता है, क्योंकि सभी ज्ञात जीवित प्राणियों में यह चरण समान रूप से पाया जाता है। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं कि इस छवि में ग्लाइकोलिसिस की प्रक्रिया का एक संक्षिप्त और स्पष्ट आरेख दिया गया है, जो उस मार्ग को दर्शाती है जिसमें एक ग्लूकोज यानी कि 6 कार्बन अणु टूटकर 2 पायरुवेट यानी कि 3 कार्बन अणु के अणु में बनता है। यह महत्वपूर्ण प्रक्रिया कोशिका द्रव्य में होती है और इसमें ग्लाइकोकाइनेज, एल्डोलेज और पायरुवेट काइनेज जैसे कई नए विशिष्ट किण्वक शामिल होते हैं। इस प्रक्रिया में ऊर्जा का निवेश और भुगतान दोनों चरण में शामिल है, जिससे अंततः शुद्ध रूप से 2 एटीपी और 2 NADH ऊर्जा अणु उत्पन्न होते हैं। देखिए, यहाँ पर आप देख सकते हैं कि किस तरीके से ये ग्लाइकोलिसिस जो है वो होती है। इसके बारे में आप आगे वाली कक्षा में विस्तार में समझेंगे। अभी फिलहाल आपको सिर्फ इतना ही जानना है कि ग्लाइकोलिसिस के दौरान 2 एटीपी और 2 NADH अणु का शुद्ध लाभ होता है। अगर हम पायरुवेट की नियति के बारे में बात करें तो देखिए, यहाँ पर हम सबसे पहले पूर्ण ऑक्सीकरण यानी कि वायुजीवी स्थितियों के बारे में बात करेंगे। इस स्थिति में पायरुवेट का फेट पूर्ण ऑक्सीकरण होता है। इसका अर्थ है कि पूरी तरह से ऊर्जा निष्कर्षण की प्रक्रिया आरंभ होती है। अब हम देखते हैं कि यह प्रक्रिया कैसे होती है। तो देखिए, सबसे पहले अगर हम बात करें चरण 1, तो एसिटिल कोएंजाइम ए में रूपांतरण। देखिए, पायरुवेट का माइटोकॉन्ड्रिया में प्रवेश इस चरण में इस तरीके से है कि पायरुवेट कोशिका के माइटोकॉन्ड्रिया के भीतर प्रवेश करता है। वहां एक विशेष किण्वक सम्मिश्र, जिसे पायरुवेट हाइड्रोजिनेज सम्मिश्रित कहते हैं, की उपस्थिति में पायरुवेट एसिटिल कोएंजाइम ए में परिवर्तित हो जाता है, अर्थात पायरुवेट का एक नया स्वरूप ले लेता है जो ऊर्जा उत्पादन की अगली प्रक्रियाओं में सहायक होगा।
अब एसिटाइल कोएंजाइम ए माइटोकॉन्ड्रिया के भीतर ही सिट्रिक अम्ल चक्र अथवा क्रेब्स चक्र में प्रवेश करता है। यह चक्र ऊर्जा उत्पादन का एक महत्वपूर्ण चरण है, जहां कई नए चरणों में अणु विघटित होते हैं। सिट्रिक अम्ल चक्र और इलेक्ट्रॉन परिवहन श्रृंखला के बारे में बात करें तो सिट्रिक अम्ल चक्र के भीतर एसिटिल कोएंजाइम ए का ऑक्सीकरण होता है। इस प्रक्रिया के दौरान दो मुख्य इलेक्ट्रॉन वाहक यानी कि NADH और FADH2 उत्पन्न होते हैं। ये अणु ऊर्जा संचय करने वाली बैटरी के समान कार्य करते हैं, जो इलेक्ट्रॉन को आगामी चरणों यानी कि इलेक्ट्रॉन परिवहन श्रृंखला के लिए अग्रसर करते हैं। ये इलेक्ट्रॉन वाहक तब इलेक्ट्रॉन परिवहन श्रृंखला को इलेक्ट्रॉन दान करते हैं, जिससे ऑक्सीडेटिव फॉस्फोरीकरण के माध्यम से ATP का उत्पादन होता है। यानी कि अब यह NADH और FADH2 अपने इलेक्ट्रॉन परिवहन श्रृंखला को प्रदान कर देते हैं। इलेक्ट्रॉन परिवहन श्रृंखला माइटोकॉन्ड्रिया की आंतरिक झिल्ली पर स्थित होती है और यहाँ से इलेक्ट्रॉन गुजरते हैं। इस प्रकार में ऑक्सीकरणीय फॉस्फोरीकरण नामक प्रक्रिया द्वारा ATP का निर्माण होता है। इसका तात्पर्य है कि इस चरण में अधिकतम ऊर्जा उत्पन्न होती है। इस संपूर्ण प्रक्रम को, जिसमें पाइरुवेट पूरी तरह से ऑक्सीकृत हो जाता है और अधिकतम ATP प्राप्त होता है, पाइरुवेट का पूर्ण ऑक्सीकरण कहा जाता है। इसका अर्थ है कि ग्लूकोज से आरंभ हुई यात्रा अब पूरी तरह से ऊर्जा में परिवर्तित हो गई है। तो ग्लूकोज 6 फॉस्फेट कोशिका में ग्लूकोज का पहला सक्रिय रूप है, जो ग्लाइकोलिसिस नामक सार्वभौमिक प्रक्रिया के माध्यम से टूटकर पाइरुवेट के 2 अणु बनाता है। ग्लाइकोलिसिस की विपरीत प्रक्रिया, जिससे ग्लूकोज फिर से बनाया जाता है, इसे हम ग्लाइकोलिसिस कहते हैं। पाइरुवेट चयापचय में एक केंद्रीय बिंदु है और वह एक केंद्रीय बिंदु के रूप में कार्य करता है और इसका आगे का भाग्य ऑक्सीजन की उपलब्धता पर निर्भर करता है। ऑक्सीजन की उपस्थिति यानी कि ऑक्सीजीवी श्वसन में पाइरुवेट एसिटाइल कोएंजाइम ए में परिवर्तित होता है और ऊर्जा उत्पन्न करने के लिए क्रेब्स चक्र में प्रवेश करता है। ऑक्सीजन की अनुपस्थिति अवायवीय श्वसन में किण्वन होती है और मनुष्य और जानवर में पाइरुवेट लैक्टेट यानी कि लैक्टिक अम्ल में बदल जाता है, जबकि सूक्ष्म जीवों में यानी कि जैसे कि खमीर में यह इथेनॉल और कार्बन डाइऑक्साइड में बदलता है। आशा है आपको यह चित्र भी समझ में आया होगा। अब देखिए आगे बढ़ते हैं और जानते हैं पाइरुवेट की नियति के बारे में ही। तो देखिए यहाँ पे क्या है, अब हम चर्चा करने वाले हैं कि जब ऑक्सीजन की उपलब्धि नहीं होती, जब ऑक्सीजन अणु उपलब्ध होता है, उसकी उपलब्धि नहीं है, तो वह क्या कहलाता है, वह अवायवीय स्थितियों में पाइरुवेट का अपूर्ण ऑक्सीकरण होता है। वहां पर पाइरुवेट का अपूर्ण ऑक्सीकरण होता है। देखिए लैक्टिक अम्ल किण्वन क्या होगा, सर्वप्रथम हम लैक्टिक अम्ल किण्वन पर चर्चा करते हैं। जंतु कोशिकाएं जैसी हमारी पेशियां और कुछ जीवाणु जब ऑक्सीजन की उपलब्धता होती है तब पाइरुवेट को लैक्टेट में परिवर्तित कर देते हैं। इस प्रक्रिया में एक विशिष्ट प्रकीर्णव लैक्टेट डिहाइड्रोजिनेस कार्य करता है। इस कार्य से NAD धन और NAD धन फिर से बनता है, जो कि शर्करा अपघटन यानी कि ग्लाइकोलिसिस की प्रक्रिया को निरंतर चालू रखने के लिए आवश्यक है। उदाहरण के लिए जब हम प्रबल व्यायाम करते हैं तो हमारी पेशियों में लैक्टिक अम्ल का संचय होता है, जिसके कारण हमें पीड़ा का अनुभव होता है। शराब किण्वन की बात करें तो दूसरा अल्कोहलिक किण्वन है। यह प्रक्रिया खमीर और कुछ प्रकार के जीवाणुओं में होती है, जिसमें पाइरुवेट इथेनॉल और कार्बन डाइऑक्साइड में परिवर्तित हो जाता है। इसमें 2 चरण शामिल हैं। सबसे पहला चरण है पाइरुवेट का एसिटाइलडिहाइड में विकार्बोक्सिलीकरण होता है, जिससे एसिटाइलडिहाइड निर्मित होता है। तत्पश्चात एसिटाइलडिहाइड का अपचयन होता है और वह इथेनॉल में परिवर्तित हो जाता है। यह एक चरणबद्ध प्रक्रिया है और
प्रत्येक चरण में विशिष्ट प्रकीर्णक की भूमिका होती है। तो इस तरीके से यहाँ पर जो पाइरुवेट होता है वो ऑक्सीजीवी की उपलब्धता में एसिटाइल कोएंजाइम में, अवायवीय में लैक्टेट और अवायवीय सूक्ष्मजीवी में इथेनॉल में बनता है। अब देखिए, जब हम शराबी किण्वन यानी कि खमीर में होने वाली शराबी किण्वन की बात करें जो कि अवायवीय श्वसन है, तो उसके बारे में सबसे पहला मुख्य बिंदु है कि ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में यह होता है। कोशिका द्रव्य में ये होता है और ग्लूकोज जिसके अंदर 6 कार्बन है वह पाइरुवेट में कन्वर्ट होता है और फिर यह पाइरुवेट इथेनॉल यानी कि 2 कार्बन और कार्बन डाइऑक्साइड में बदल जाता है और वहां से ऊर्जा निकलती है। इस प्रकार खमीर शराब का उत्पादन करते हैं। अब देखिए यहाँ पे कोशिका श्वसन के पहले चरण में कोशिका द्रव्य में ग्लूकोज 6 कार्बन टूटकर पाइरुवेट यानी कि 3 वायु में अणु और ऊर्जा बनाता है। अब जब ऑक्सीजन की अनुपस्थिति होती है तो यीस्ट में यह इथेनॉल, कार्बन डाइऑक्साइड और ऊर्जा में बदल जाता है तथा जब यहाँ पर ऑक्सीजन का अभाव होता है यानी कि कमी होती है तो क्या होगा, हमारी पेशी कोशिका में यह पाइरुवेट लैक्टिक अम्ल और ऊर्जा में बदल जाएगा तथा ऑक्सीजन की उपस्थिति में यही पाइरुवेट कार्बन डाइऑक्साइड, जल और ऊर्जा में बदल जाता है या ऊर्जा प्रदान कराता है और यह जो प्रक्रिया है यह माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर हो रही होती है। तो ये थे भिन्न पथ जहां पर ग्लूकोज का विखंडन होता है। अब अगर हम बात करें लैक्टिक अम्ल किण्वन जो मांसपेशियों में, उसके बारे में जानते हैं। तो देखिए क्या होता है, किस तरीके से यह होती है। यह तब होती है जब ऑक्सीजन की कमी होती है, यानी कि लैक्टिक अम्ल किण्वन तब होता है जब ऑक्सीजन की कमी होगी, अभाव होगा, जिससे अवायवीय स्थितियां भी कहते हैं। जब हम बहुत तेज दौड़ते हैं या भारी व्यायाम करते हैं तो पेशियों को पर्याप्त ऑक्सीजन नहीं मिल पाता और शरीर को ऊर्जा बनाने के लिए दूसरा मार्ग अपनाना पड़ता है। अगले चरण में पाइरुवेट जो कि ग्लूकोज के विअनुभाग न से निर्मित होता है वह लैक्टिक अम्ल में परिवर्तित हो जाता है। इस प्रक्रिया के दौरान थोड़ी मात्रा में ऊर्जा भी मुक्त होती है। यह लैक्टिक अम्ल एक 3 कार्बन युक्त यौगिक है, अतः जब ऑक्सीजन अनुपलब्ध होता है तब पाइरुवेट का यह वैकल्पिक मार्ग उपयोग में लाया जाता है। यह प्रक्रिया विशेषकर तब होती है जब हम तीव्र व्यायाम करते हैं, जैसे दौड़ लगाना या भार उठाना। उस समय पेशियों को ऑक्सीजन की आपूर्ति कम हो जाती है, इसलिए लैक्टिक अम्ल किण्वन सक्रिय हो जाता है। इसी कारण कभी कभी पेशियों में दर्द या थकान भी महसूस होती है। तो आप समझ चुके होंगे कि किस तरीके से अभी लैक्टिक अम्ल किण्वन हुआ। अब हम वायवीय श्वसन की बात करें तो वायवीय श्वसन जो होता है वह हमेशा ऑक्सीजन की उपस्थिति में होता है। इस प्रक्रिया में ग्लूकोज का पूरा टूटना होता है, यानी कि जो भी हम खाते हैं उसमें से ग्लूकोज निकलता है और ये ग्लूकोज पूरी तरह से टूट जाता है। किस लिए? ऊर्जा बनाने के लिए। वायवीय श्वसन अवायवीय श्वसन से ज्यादा ऊर्जा पैदा करता है। मतलब जब ऑक्सीजन होती है तो हमारे कोशिकाओं का अधिकतम ऊर्जा मिलती है, जो कि अवायवीय श्वसन या किण्वन में नहीं मिलती है। इसलिए श्वसन अधिक कुशल है। किण्वन की तुलना में अधिक ऊर्जा उत्पन्न करता है। तो यहाँ पर अवायवीय श्वसन भी देख सकते हैं कि किस तरीके से ऑक्सीजन की उपस्थिति में ग्लूकोज पूर्ण तरह से विघटित हो जाता है और कार्बन डाइऑक्साइड, जल और ऊर्जा प्रदान करता है। तो अब हम बात करेंगे क्रियाकलाप 5.5 की, जिसका उद्देश्य यह है कि खमीर द्वारा किण्वन के दौरान कार्बन डाइऑक्साइड के उत्पादन को प्रदर्शित करना तथा दूसरा उद्देश्य यह है कि हम समझेंगे कि खमीर में अवायवीय श्वसन की प्रक्रिया किस प्रकार होती है, यानी कि अवायवीय श्वसन का क्या अर्थ है और किस तरीके से हम इसे समझ सकते हैं। इस प्रक्रिया के लिए जो हमें आवश्यक सामग्री चाहिए उसमें सबसे पहली है फलों का रस या शर्करा का घोल।
फिर हमें ताजा खमीर की आवश्यकता है। खमीर एक प्रकार का कवक है जो किण्वन करता है ताकि ताजा खमीर से ही सबसे अच्छे परिणाम मिलते हैं। फिर हम बात करें परख नली की, कि तत्पश्चात हमें परख नली की आवश्यकता होती है। इसमें हम अपना मिश्रण तैयार करेंगे और अभिक्रिया का अवलोकन करेंगे। फिर हम एक छिद्र वाले कॉर्क की भी आवश्यकता होती है, यानी कि छिद्र वाले ढक्कन की हमें एक आवश्यकता होती है। इस ढक्कन में एक छिद्र होता है जिससे हम कांच की नली को प्रवेश करा सकते हैं ताकि गैस बाहर निकल सके। मुड़ी हुई कांच की नली, तो अब हमें वक्र कांच की नली की आवश्यकता होती है। इस नली को हम छेद यानी कि ढक्कन के छिद्र में व्यवस्थित करेंगे जिससे गैस एक परख नली से दूसरे परख नली में स्थानांतरित होगी। ताजा तैयार चूने का पानी चाहिए तथा हमें परख नली स्टैंड चाहिए। अब देखिए, इस आवश्यक सामग्री का यूज कर हम अपनी प्रक्रिया को शुरू करते हैं और एक व्यवस्थित तरीके से सभी चीजों को लगाते हैं। तो देखिए, सबसे पहले हमें क्या करना होगा। प्रथम चरण यह है कि एक परख नली लेनी होगी और उसमें फलों का रस अथवा शर्करा का घोल भरना है। फलों के रस अथवा शर्करा के घोल में ग्लूकोज होता है जो खमीर के लिए पोषण का कार्य करता है। यह चरण आधारभूत संरचना का प्रारंभिक बिंदु है। अब इस घोल में अल्प मात्रा में खमीर सम्मिश्रित करना है। खमीर एक कोशिकीय कवक है जो शर्करा का अपघटन करता है और श्वसन की प्रक्रिया प्रदर्शित करता है। इस चरण के माध्यम से हम सजीव जीव को सम्मिलित कर रहे हैं। फिर हमें अगले चरण में परख नली को एक छिद्र वाले ढक्कन से बंद कर देना है जिसमें एक वक्र कांच की नली लगी हो। इसका उद्देश्य यह है कि जो भी गैस उत्पन्न होगी वह कांच की नली के माध्यम से उत्सर्जित हो सके। गैस के रिसाव को रोकने के लिए यह वायुरुद्ध संरचना बनना आवश्यक है। अब दूसरी परख नली लेंगे और उसमें सद्य निर्मित चूने का पानी भर देंगे। चूने का पानी एक सूचक है जो कार्बन डाइऑक्साइड की उपस्थिति का पता लगाता है। इस चरण के माध्यम से हम गैस के परीक्षण की तैयारी कर रहे हैं। अब वक्र कांच की नली के स्वतंत्र सिरे को चूने के पानी वाली परख नली में डुबोना है। इसका तात्पर्य यह है कि खमीर जो भी गैस उत्पन्न करेगा वह सीधे चूने के पानी में प्रवाहित होगी। यहाँ से हम अवलोकन करेंगे कि चूने के पानी में कोई परिवर्तन होता है या नहीं होता है। इस व्यवस्था को हमें 15 से 20 मिनट तक बिना छेड़े छोड़ देना है। फिर हमें चूने के पानी में किस तरीके के परिवर्तन हो रहे हैं उसका निरीक्षण करना है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं इस चित्र में कि किस तरह यीस्ट द्वारा यानी कि खमीर द्वारा अवायवीय श्वसन होता है। आप देख सकते हैं यहाँ पे दो परख नली है, किस तरीके से वह जुड़ी हुई है और उनमें क्या फलों का रस है, ये चूने का पानी है और मुड़ी हुई कांच की नली है। तो यह संपूर्ण संरचना को प्रदर्शित कर रहा है। आगे बढ़ते हैं और जानते हैं क्रियाकलाप 5.5 के परिणाम के बारे में। तो देखिए, कुछ समय के बाद चूने का पानी दूधिया या धुंधला हो जाता है और अगला परिणाम यह है कि चीनी और खमीर के मिश्रण में छोटे छोटे बुलबुले दिखाई देते हैं। ये बुलबुले वास्तव में गैस के रूप में निकल रहे हैं जो खमीर अपनी क्रियाकलाप के दौरान उत्पन्न करता है। इससे हमें पता चलता है कि कुछ रासायनिक अभिक्रिया हो रही है। यह परिवर्तन आमतौर पर प्रयोग स्थापित करने के 15 से 20 मिनट के भीतर होता है। अब हम अवलोकन और निष्कर्ष देखते हैं। यहाँ हम यह सारांश प्रस्तुत करेंगे कि प्रयोग में हमें क्या शिक्षा प्राप्त हुई और कौन से वैज्ञानिक तथ्य सिद्ध हुए हैं। तो जब चूने का पानी स्वच्छ से दूधिया हो जाता है तो इसका अर्थ है कि वह कार्बन डाइऑक्साइड गैस उपस्थित है। वहां कार्बन डाइऑक्साइड गैस उपस्थित है। यह कार्बन डाइऑक्साइड के लिए एक अत्यंत विश्वसनीय परीक्षण है जिससे आपने रसायन विज्ञान में पढ़ा होगा। यह सिद्ध करता है कि किण्वन के दौरान खमीर उत्पादों में से एक के रूप में कार्बन डाइऑक्साइड उत्पन्न करता है। तात्पर्य यह है कि कार्बन डाइऑक्साइड इस प्रकार का एक
मुख्य उत्पाद है जो बुलबुले और चूने के पानी में आए परिवर्तन से परिलक्षित होता है। फिर हम अभिक्रिया को रासायनिक समीकरण के रूप में लिख सकते हैं। इससे हमें स्पष्ट रूप से बोध होता है कि ग्लूकोज के अपघटन के फलस्वरूप कौन से उत्पाद निर्मित होते हैं। तो अब यहाँ देखेंगे कि किस तरीके से ग्लूकोज जो है वह टूटता है और बनाता है इथेनॉल, कार्बन डाइऑक्साइड और ऊर्जा। यही किण्वन का मुख्य समीकरण है जिसे आपको हमेशा स्मरण करना होगा, याद रखना होगा। अतः समग्रतः यह प्रयोग, यहाँ बोलेंगे, यह प्रदर्शित करता है कि जब खमीर शर्करा का अपघटन करता है तो वह अवायवीय श्वसन करता है जिसे किण्वन कहा जाता है। इस प्रक्रिया में ऑक्सीजन की आवश्यकता नहीं होती है और इसके उत्पाद इथेनॉल, कार्बन डाइऑक्साइड तथा ऊर्जा होते हैं। यह अवधारणा आपके लिए बहुत ही आवश्यक है और यह आपको जैव प्रक्रम अध्याय में अत्यंत ही सहायता देगी। आगे बढ़ें और जानते हैं कुछ महत्वपूर्ण बिंदुओं के बारे में। जैसा कि एटीपी की अगर हम बात करें तो एटीपी के बारे में हम यहाँ पर जानेंगे। एटीपी अधिकांश कोशिकीय प्रक्रियाओं के लिए एक ऊर्जा मुद्रा है। तो श्वसन की प्रक्रिया के दौरान मुक्त ऊर्जा का उपयोग एडीपी और अकार्बोनिक फॉस्फेट से एटीपी अणु बनाने के लिए संश्लेषण हेतु किया जाता है। आप देख सकते हैं कि किस तरीके से एडीपी जुड़ रहा है फॉस्फेट के साथ और वहां से ऊर्जा की उपस्थिति में वह बदल जाता है एटीपी के अंदर, या एटीपी में वो बदल जाता है। आप देखेंगे कि कोशिका के भीतर कुछ प्रक्रियाएं ऐसी होती हैं जो ऊर्जा का अवशोषण करती हैं, उन्हें ऊष्माशोषी प्रक्रियाएं कहते हैं। उदाहरण के लिए प्रोटीन संश्लेषण अथवा कोशिका विभाजन। इन सभी को संचालित करने के लिए एटीपी की आवश्यकता होती है। अतः एटीपी एक प्रकार से ऊर्जा को संचित करके रखता है और जब भी कोशिका को ऊर्जा की आवश्यकता होती है वह एटीपी का अपघटन करके उसका उपयोग कर लेती है। जब एटीपी का अंतिम फॉस्फेट बंध टूटता है तो ऊर्जा मुक्त होती है जिसका मान लगभग 30.5 किलो जूल प्रति मोल होता है। इस प्रक्रिया को जल अपघटन यानी कि जल अपघटन कहते हैं क्योंकि यह बंध जल की सहायता से टूटता है। अतः जब भी कोशिका को ऊर्जा की आवश्यकता होती है वह एटीपी के फॉस्फेट बंध को तोड़कर त्वरित ऊर्जा प्राप्त कर लेता है। तो आप सोचिए कि एक बैटरी कई अलग अलग प्रकार के उपयोगों के लिए ऊर्जा कैसे प्रदान कर सकती है। तो एटीपी से भी हम यही समझते हैं, इस बैटरी का उपयोग, इस बैटरी से मिलने वाली ऊर्जा का उपयोग यांत्रिक ऊर्जा, प्रकाश ऊर्जा, विद्युत ऊर्जा और इस तरह प्राप्त करने के लिए किया जा सकता है। तो हम क्या बोलेंगे कि एटीपी से हम यांत्रिक ऊर्जा यानी कि जैसे कि मांसपेशियों की गतिशीलता, प्रकाश ऊर्जा जैसे कुछ जीवों में जैव प्रदीप्ति, विद्युत ऊर्जा जैसे तांत्रिक आवेग और अनेक प्रकार की ऊर्जा प्राप्त कर सकते हैं। अतः एटीपी बहुमुखी है, यह प्रत्येक प्रक्रिया में प्रयुक्त हो सकता है। अब जैसे पेशी संकुचन, प्रोटीन संश्लेषण और तंत्रिका आवेग संरचन, तो यह सब एटीपी के कारण ही संभव है। तात्पर्य यह है कि यदि कोशिका के पास एटीपी उपलब्ध नहीं होगा तो ये मूलभूत गतिविधियां भी संपन्न नहीं हो पाएंगी। इसीलिए एटीपी को कोशिका की जीवन रेखा यानी कि जीवन रेखा कहा जाता है। अगर अब हम पौधों में श्वसन के बारे में बात करें तो पौध यानी कि पादप रंध्रों के माध्यम से गैसों का विनिमय करते हैं, यानी कि सर्वप्रथम पादप गैसों का विनिमय रंध्रों के माध्यम से करते हैं। अंग्रेजी में हम इसे क्या कहते हैं? स्टोमेटा। ठीक है, तो रंध्र पत्तियों की सतह पर उपस्थित सूक्ष्म छिद्र होते हैं जो लघु द्वारों की भांति कार्य करते हैं, जिनसे ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का अंतर्ग्रहण एवं उत्सर्जन होता है। बड़े अंतरकोशिकीय स्थान यह सुनिश्चित करते हैं कि सभी कोशिकाएं हवा के संपर्क में हो। इसका उद्देश्य यह है कि यह सुनिश्चित करते हैं
कि प्रत्येक कोशिका तक वायु पहुंच सके। तात्पर्य यह है कि कोई भी कोशिका वायु से पृथक नहीं होती और सभी को ऑक्सीजन प्राप्त होती है। यह एक महत्वपूर्ण प्रक्रिया है जो कि है विसरण। पादपों में कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन का विनिमय विसरण के माध्यम से होता है। विसरण का अर्थ है कि गैसें स्वतः ही उच्च सांद्रता से निम्न सांद्रता यानी कि कम सांद्रता की ओर गमन करती हैं, जिसमें किसी अतिरिक्त ऊर्जा की आवश्यकता नहीं होती है। इसका तात्पर्य यह है कि गैसें जैसे ऑक्सीजन अथवा कार्बन डाइऑक्साइड कोशिकाओं के भीतर भी प्रवेश कर सकती है और बाहर भी उत्सर्जित हो सकती है। यह संपूर्ण प्रक्रिया सांद्रता और आवश्यकता पर निर्भर करती है। इसका एक और तथ्य है, विसरण की दिशा पर्यावरणीय अवस्थाओं पर निर्भर करती है। उदाहरण स्वरूप, दिन के समय जब प्रकाश संश्लेषण की क्रिया हो रही होती है तब गैसों की गति भिन्न होती है और रात्रि में जब केवल श्वसन होता है तब ये भिन्न होती है। अतः पर्यावरण की स्थितियां अत्यंत महत्वपूर्ण होती हैं। विसरण की दिशा पादप की आवश्यकताओं पर निर्भर करती है। इसका तात्पर्य यह है कि पादप की जैविक क्रियाओं जैसे प्रकाश संश्लेषण या श्वसन के अनुसार जिन गैसों की न्यूनता अथवा अधिकता होती है, विसरण उसी के अनुरूप संपन्न होता है। अब आपके समक्ष एक आरेख है जो पादप की गैस विनिमय प्रक्रिया को प्रदर्शित करता है। इससे आपको यह बोध होगा कि रंध्र और अंतरकोशिकीय स्थान किस प्रकार कार्य करते हैं। आरेख की सूक्ष्मता से अवलोकन करें कि यह आपकी अवधारणाओं को और अधिक स्पष्ट करेगा। जैसा आप देख सकते हैं कि चित्र 5.3 में कहाँ पे आप देखेंगे तो जो आपके रंध्र है वो खुले हुए हैं, जबकि दूसरे चित्र में जो कि दाईं ओर दिया गया है वहां पर जो रंध्र है वो बंद है। तो द्वार कोशिकाएं हैं, बीच में रंध्र है और हरित लवक है। तो ये आगे बढ़ते हैं और पादपों में श्वसन के बारे में और जानते हैं। देखिए, सर्वप्रथम जब हम बात करेंगे रात्रि में, तो रात्रि के समय पादप क्या करते हैं। रात्रि में यह प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया नहीं होती क्योंकि प्रकाश अनुपलब्ध होता है। अतः पादप केवल श्वसन करते हैं जिसमें वे कार्बन डाइऑक्साइड का उत्सर्जन करते हैं। तात्पर्य यह है कि पादप भी रात्रि में कार्बन डाइऑक्साइड मुक्त करते हैं, पूर्णतः हमारी भांति। दिन के समय, अगर हम दिन के समय की चर्चा करें तो दिन में पादप प्रकाश संश्लेषण भी करते हैं जिसमें वे कार्बन डाइऑक्साइड का उपभोग कर लेते हैं। अतः दिन के समय पादप कार्बन डाइऑक्साइड का उत्सर्जन नहीं करते क्योंकि वे संपूर्ण कार्बन डाइऑक्साइड का उपयोग अपने भोजन निर्माण यानी कि प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया कर लेते हैं और ऑक्सीजन का निष्कासन होता है। यानी कि जब प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया संपन्न होती है तो सह उत्पाद के रूप में ऑक्सीजन उत्सर्जित होती है जिसका उपयोग हम श्वसन के लिए करते हैं। अतः दिन में पादप हमें शुद्ध ऑक्सीजन प्रदान करते हैं। तो आपके सामने आकृति है जहां पर आप सीधे देख सकते हैं कि किस तरीके से दिन और रात में गैसों का आदान प्रदान होता है। आगे बढ़े और स्थलीय जंतुओं में श्वसन के बारे में जानते हैं कि किस तरीके से इनके अंदर श्वसन होता है। सबसे पहले हम बोलेंगे कि सर्वप्रथम जंतुओं ने अपने अपने पर्यावरण के अनुरूप भिन्न भिन्न श्वसन अंगों का विकास किया गया है जिससे वे ऑक्सीजन ग्रहण कर सके और कार्बन डाइऑक्साइड उत्सर्जित कर सके। उदाहरण स्वरूप, मनुष्यों में फेफड़े होते हैं और मछलियों में क्लोम होते हैं। प्रत्येक जीव के श्वसन की अपनी एक विशिष्ट विधि होती है। अब हम समझेंगे कि स्थलीय जीव अर्थात जो भूमि पर निवास करते हैं वे वायुमंडल में ऑक्सीजन ग्रहण करते हैं, किंतु जलीय जीव जैसे मछलियां जल में विलय घुली हुई प्राणवायु का उपयोग करते हैं। तात्पर्य यह है कि पर्यावरण के अनुरूप उनकी श्वसन विधि भिन्न होती है। यह एक रोचक तथ्य है कि जलीय जीवों जैसे मछलियों की श्वसन दर स्थलीय जीवों की तुलना में अधिक होती है। ऐसा इसलिए है क्योंकि जल में विलय ऑक्सीजन की मात्रा अल्प होती है। अतः
उन्हें अधिक तीव्रता से श्वसन करना पड़ता है ताकि उनके शरीर को पर्याप्त प्राणवायु प्राप्त हो सके। अतः अंततः मछलियों की श्वसन प्रक्रिया का अवलोकन कीजिए। वे अपने मुख से जल ग्रहण करती हैं, तत्पश्चात वह जल उनके क्लोम से होकर प्रवाहित होता है। क्लोम एक प्रकार के निस्पंदक की भांति कार्य करते हैं, जहां से ऑक्सीजन रक्त में अवशोषित हो जाती है और इसी प्रक्रिया के माध्यम से मछलियां जल के भीतर जीवित रहती हैं। देन जब हम स्थलीय जीव की बात करें, यानी कि जो भूमि पर निवास करते हैं, वे श्वसन के लिए वायुमंडल में उपस्थित ऑक्सीजन का उपयोग करते हैं। उदाहरण स्वरूप हम मनुष्य, कुत्ते अथवा पक्षी, ये सभी अपनी श्वसन प्रक्रिया में वायु से प्राणवायु यानी कि ऑक्सीजन ग्रहण करते हैं। तात्पर्य यह है कि उनकी ऑक्सीजन का स्रोत प्रत्यक्षतः पर्यावरण होता है, जल नहीं होता है। विभिन्न जंतुओं में ऑक्सीजन अवशोषण के लिए विभिन्न अंग होते हैं। इन अंगों में ऐसी संरचनाएं होती हैं जो ऑक्सीजन के संपर्क के लिए सतह क्षेत्र बढ़ाती हैं, यानी कि ये अंग इस प्रकार अभिकलित किए जाते हैं कि उनका सतह क्षेत्रफल अधिक हो ताकि ऑक्सीजन का संपर्क अधिकतम हो सके। उदाहरण स्वरूप फेफड़ों के भीतर सूक्ष्म वायु कोष्ठिकाएं होती हैं जो सतह क्षेत्रफल को अत्यधिक बढ़ा देती हैं। इससे ऑक्सीजन का कुशलतापूर्वक अवशोषण संभव हो पाता है। गैस विनिमय के लिए सतह महीन और नाजुक होती है, यानी कि गैस विनिमय के लिए जो सतह होती है वह अत्यंत सूक्ष्म एवं कोमल होती है। तात्पर्य यह है कि यह सतह पतली और संवेदनशील होती है ताकि ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड सुगमता से विसरित हो सके। इसी कारणवश इस सतह की सुरक्षा करना भी अनिवार्य होता है। एक अन्य महत्वपूर्ण तथ्य यह है कि गैसीय विनिमय की सतह शरीर के भीतर स्थित होती है, बाहर नहीं। अतः वायु के भीतर ले जाने के लिए विशिष्ट वायु मार्ग की आवश्यकता होती है। उदाहरण स्वरूप मनुष्यों में नासिका से लेकर फेफड़ों तक एक पूर्ण श्वसन मार्ग होता है जो वायु को शरीर के भीतर पहुंचाता है। अंतिम बिंदु यह है कि शरीर के भीतर जो अवशोषण क्षेत्र होता है वहां वायु के आगमन हेतु एक विशिष्ट तंत्र कार्य करता है। उदाहरण स्वरूप मनुष्यों में श्वसन क्रिया यानी कि अंतः श्वसन और निहि श्वसन यानी कि वायु बाहर छोड़ना, जिसके माध्यम से फेफड़े तक ऑक्सीजन पहुंचती है और कार्बन डाइऑक्साइड उत्सर्जित होती है। अब हम क्रियाकलाप 5.6 देखते हैं। देखिए इस क्रियाकलाप की क्या प्रक्रिया है कि एक मछली घर में मछली का अवलोकन करें और देखिए कि मछली अपना मुंह खोलते और बंद करते रहते हैं तथा उनकी आंखों के पिछले क्लोम दरारें या प्रच्छद जो क्लोम दरारों को ढकता है वो भी खुलते और बंद होते रहते हैं। तो आपको यह देखना है कि क्या मुंह और क्लोम दरारों के खुलने और बंद होने का समय किसी प्रकार से संबंधित है। आपको यह भी गिनना है कि मछली 1 मिनट में कितनी बार अपना मुंह खोलती और बंद करती है और फिर आप इसकी तुलना उस संख्या से करें जितनी बार आप 1 मिनट में सांस लेते और छोड़ते हैं। तो आइए इस प्रक्रिया का यानी कि क्रियाकलाप 5.6 का अवलोकन देखते और समझते हैं। तो सर्वप्रथम यह तथ्य बहुत महत्वपूर्ण है कि मछली का मुख और क्लोम दरारें पूर्णतः समन्वित रीति से कार्य करते हैं। तात्पर्य यह है कि जब भी मछली अपना मुख खोलती अथवा बंद करती है उसकी क्लोम दरारें भी उसी के अनुरूप खुलती या बंद होती हैं। समन्वय का अर्थ है कि ये दोनों क्रियाएं एक साथ एक निश्चित अनुक्रम में संपन्न होती हैं। तो अब अवलोकन करें कि जब मछली अपना मुख खोलती है तब उसकी क्लोम दरारें बंद होती हैं। इसका कारण यह है
कि जब मुख खुलता है जल भीतर प्रवेश करता है, किंतु क्लोम बंद रहते हैं ताकि जल तुरंत बाहर न निकल जाए। यह इस प्रकार का नियंत्रण तंत्र है। और जब मछली अपना मुंह बंद रखती है तब उसकी क्लोम दरारें खुल जाती हैं। इस समय जल क्लोम के माध्यम से बाहर निकलता है और ऑक्सीजन अवशोषित होती है। साथ ही एक महत्वपूर्ण तथ्य यह भी है कि मछली का श्वसन दर लगभग 60 से 90 बार प्रति मिनट होता है। तात्पर्य यह है कि मछली अत्यंत तीव्रता से श्वसन करती है। तो मछली का श्वसन दर कितना है? 60 से 90 बार प्रति मिनट होता है। अब मनुष्य के श्वसन दर की बात करें तो मनुष्य के श्वसन दर केवल 12 से 20 बार प्रति मिनट होता है। तात्पर्य यह है कि हम मछलियों की तुलना में काफी मंद गति से श्वास लेते हैं और यह गति अत्यंत रोचक है। अगर हम तुलना करें मछली का श्वसन दर और मानव की श्वसन दर के बारे में, तो मछली की श्वसन दर मनुष्य की तुलना में 4 से 5 गुना अधिक होते हैं। इसका अर्थ यह है कि मछली अत्यंत तीव्रता से श्वास लेती है जबकि मनुष्य मंद गति से। यदि आप भी मत्स्यालय में मछली को देखें तो इस अंतर को स्पष्ट रूप से अनुभव कर सकते हैं। अब इस अंतर का कारण समझिए। जल में ऑक्सीजन की मात्रा वायु की तुलना में अत्यंत न्यून होती है, अतः मछली को अत्यधिक जल की विनिमय करना पड़ता है ताकि वह पर्याप्त प्राणवायु यानी कि पर्याप्त ऑक्सीजन प्राप्त कर सके। इसी कारणवश मछली को तीव्र गति से श्वसन करना पड़ता है। यह जीवन रक्षा हेतु एक अनुकूल है। अब हम सारांश जान लेते हैं कि अवायवीय श्वसन ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में संपन्न होता है, जो खमीर में इथेनॉल अथवा पेशियों में लैक्टिक अम्ल का उत्पादन करता है और इसमें अल्प मात्रा में ऊर्जा प्रदान होती है। अब हम वायवीय श्वसन की ओर अग्रसर होते हैं और जानते हैं कि हमने क्या पढ़ा था। हमने जाना था कि वायवीय श्वसन में ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है और यह मुख्य रूप से माइटोकॉन्ड्रिया में संपन्न होती है। माइटोकॉन्ड्रिया को हम कोशिका एक शक्ति गृह भी कहते हैं क्योंकि यहीं पर ऊर्जा का उत्पादन सर्वाधिक होता है। जब हम सामान्यतः श्वसन करते हैं तो हमारा शरीर वायवीय श्वसन का उपयोग करता है जिससे अधिक ऊर्जा प्राप्त होती है। पौधे रात को कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं और दिन के समय ऑक्सीजन छोड़ते हैं। इसके लिए वे रंध्रों के माध्यम से गैसों का आदान प्रदान करते हैं। हम सीधे यह बोलेंगे कि पौधों रंध्रों के माध्यम से गैसों का आदान प्रदान करते हैं। वे कार्बन डाइऑक्साइड का ग्रहण करते हैं और ऑक्सीजन को छोड़ते हैं। जलीय जंतु गैस विनिमय के लिए घुली हुई ऑक्सीजन पर निर्भर करते हैं जबकि स्थलीय जंतु हवा का उपयोग करते हैं। अब हम इसी व्याख्यान पर आधारित कुछ एनसीईआरटी के पाठ्यगत प्रश्न हल करते हैं। सबसे पहला प्रश्न यह है कि श्वसन के लिए ऑक्सीजन प्राप्त करने के संबंध में एक स्थलीय जीव को एक जलीय जीव पर क्या लाभ होता है। यह प्रश्न आपका एनसीईआरटी अनुभाग 5.3 पर आधारित है। तो आइए इस प्रश्न का उत्तर जानते हैं। तो देखिए, यह प्रश्न हमें जलीय जीवों की तुलना और स्थलीय जीवों की तुलना करने के लिए कह रहा है, एक तरीके से। किसके आधार पर? श्वसन के आधार पर। तो हम क्या बोलेंगे? सबसे पहले हम बोलेंगे कि पानी में रहने वाले जीव जैसे कि मछली श्वसन के लिए ऑक्सीजन प्राप्त करते हैं जो कि पानी में घुली हुई होती है, जबकि स्थलीय जीव जो होते हैं ये जीव प्रत्यक्ष रूप से वायुमंडल से ऑक्सीजन ग्रहण करते हैं। उदाहरण स्वरूप हम मनुष्य अथवा कोई भी भूमि पर रहने वाले जंतु श्वसन द्वारा सीधे वायु से प्राणवायु प्राप्त करते हैं जिसमें किसी अतिरिक्त निस्पंदक की आवश्यकता नहीं होती। इसके फलस्वरूप उनके लिए प्राणवायु की प्राप्ति अत्यंत सुलभ होती है। यह एक महत्वपूर्ण जैविक तथ्य है कि जल में विलय ऑक्सीजन की मात्रा वायुमंडल की तुलना में अत्यधिक न्यून होती है, अतः जल जीवों को जीवित रहने के लिए अधिक तीव्र गति से श्वसन करना पड़ता है, जबकि स्थलीय जीवों को इतनी शीघ्रता से श्वास लेने की आवश्यकता नहीं होती। तात्पर्य यह है
कि भूमि पर रहने वाले जीवों को प्राणवायु की प्राप्ति में एक प्राकृतिक लाभ प्राप्त है उनके क्योंकि उनके परिवेश की वायु में प्राणवायु की प्रचुरता होती है। अगला प्रश्न यह है कि विभिन्न जीवों में ऊर्जा प्रदान करने के लिए ग्लूकोज के ऑक्सीजन के विभिन्न तरीके क्या हैं? तो आइए इसका उत्तर जानते हैं। तो इसके बारे में हमने पाठ में भी विस्तार में जान चुके हैं। सबसे पहला, विभिन्न जीवों में ऊर्जा प्रदान करने के लिए ग्लूकोज का ऑक्सीकृत होने के दो अलग अलग तरीके हैं। सबसे पहला, वे वायवीय और अवायवीय हैं, यानी कि ऑक्सीजन की उपस्थिति और ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में। तो ऑक्सीजन की उपस्थिति में ग्लूकोज का पूर्ण विखंडन कर अत्यधिक ऊर्जा प्रदान करता है, और दूसरा अवायवीय श्वसन जो ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में ग्लूकोज का आंशिक विखंडन कर इथेनॉल या लैक्टिक अम्ल बनाता है और अत्यंत अल्प ऊर्जा प्राप्त करता है। सभी मामलों में पहला कदम ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में 6 कार्बन अणु ग्लूकोज को पायरुविक अम्ल में तोड़ता है, यानी कि श्वसन के समस्त मार्गों में प्रथम चंद्र कोशिका द्रव्य में होता है। और किस तरीके से होता है वह आपको बता चुके हैं। तो हम क्या बोलेंगे कि यह प्रक्रिया कोशिका द्रव्य में होती है। तो वायवीय श्वसन वह प्रक्रिया है जिसमें ऊर्जा उत्पादन हेतु भोजन का ऑक्सीकरण अनिवार्य रूप से ऑक्सीजन की उपस्थिति में संपन्न होता है। इस प्रक्रिया के फलस्वरूप ग्लूकोज पूर्णतः विखंडित होकर कार्बन डाइऑक्साइड, जल और प्रचुर मात्रा में ऊर्जा मुक्त करता है। तो इस प्रक्रिया में पायरुविक अम्ल 3 कार्बन डाइऑक्साइड अणु और जल में टूट जाता है। यह प्रक्रिया माइटोकॉन्ड्रिया में होती है। यह एटीपी के रूप में भी ऊर्जा भी जारी करता है। और अवायवीय जहां भोजन का ऑक्सीकरण यानी कि ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में यह होता है। यह प्रक्रिया खमीर में संपन्न होती है जहां पायरुविक अम्ल के विखंडन के फलस्वरूप इथेनॉल यानी कि 2 कार्बन वाला अणु, कार्बन डाइऑक्साइड के 2 अणु और एटीपी के 2 अणु निर्मित होते हैं। तो हम कुछ मुख्य बिंदु जान लेते हैं कि एटीपी के उत्पादन का विवरण। अगर हम ग्लाइकोलिसिस की जाने जो कि कोशिका द्रव्य में होते हैं, तो वहां पर हमने जाना था कि शर्करा अपघटक ग्लाइकोलिसिस से हमें शुद्ध 2 एटीपी प्राप्त होते हैं। तात्पर्य यह है कि चाहे वायवीय श्वसन हो अथवा अवायवीय श्वसन, दोनों में ये 2 एटीपी निश्चित रूप से प्राप्त होते ही है। इसी कारण से उभय निश्चरण कहा जाता है। वही अगर हम अगले चरण की बात करें यानी कि केवल वायवीय की बात करें, तो वहां पर क्या होता है, क्रेब्स साइकिल के अंदर 2 एटीपी और निर्मित होते हैं। 2 एटीपी और निर्मित होते हैं। सूत्रकणिका को हम कोशिका का शक्ति गृह भी कहते हैं क्योंकि यहीं पर ऊर्जन का उत्पादन करता है। तथा इलेक्ट्रॉन परिवहन श्रृंखला में 34 एटीपी बनते हैं। इसके बारे में हम आगे आने वाली कक्षाओं में यानी कि जब आप 11वीं कक्षा या 12वीं कक्षा में जाएंगे तब इसके बारे में आप विस्तार में जानेंगे। ठीक है, तो अब आपके सामने कुछ रोचक प्रश्न जो कि आपके आज के व्याख्यान पर आधारित है। पहला प्रश्न है कि यदि मनुष्य पानी के नीचे के आवासों को उपनिवेशित करता है तो श्वसन प्रणाली में जीवित रहने के लिए क्या संशोधन आवश्यक हो सकते हैं। और दूसरा रोचक प्रश्न यह है कि एक परिकल्पना प्रस्तावित करें कि कैसे जलवायु परिवर्तन और बढ़ते कार्बन डाइऑक्साइड स्तर विभिन्न जीवों में श्वसन प्रक्रियाओं को प्रभावित कर सकते हैं। तो यह थे आपके सामने कुछ रोचक प्रश्न जिन्हें आपको खुद से हल करना होगा। तो इसी के साथ आपका आज का व्याख्यान यही समाप्त होता है। आशा है आपको आज का पाठ समझ आया होगा। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।